नमस्कार दोस्तों, ये लाइब्रेरियन साइंस का ये जो आपका लाइब्रेरियन साइंस का ये जो कैनन सूत्र चल रहे हैं आपके पुस्तकालय वर्गीकरण के जितने भी सिद्धांत हैं, सूत्र हैं, उस सूत्र के बारे में हम आपके लिए बता रहे हैं। तो जो दूसरा सूत्र है आपका दूसरे प्रकार का, वो है भाई साहब शाब्दिक स्तर के कार्यों का उपसूत्र। किसका? एक शाब्दिक स्तर के कार्यों का उपसूत्र। ठीक है, अब देखो शाब्दिक स्तर के जिसको बोला जाता है वर्बल प्लान। क्या बोला जाता है भाई साहब? इसको एक वर्बल प्लान के नाम से हम इसको जानते हैं। देखो सबसे पहला जिसमें प्रकार है, ये 4 प्रकार का होता है ना। शाब्दिक स्तर के कार्यों का उपसूत्र को 4 भागों में बांटा गया है, या फिर 4 प्रकार इसके होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो प्रकार है इसका वो है भाई साहब संदर्भ का उपसूत्र। क्या है? संदर्भ का उपसूत्र है। इसकी जो इंग्लिश होती है वो होती है कॉन्टेस्ट, है ना, कॉन्टेस्ट। यहां से मैं आपके लिए एक मजेदार बात बताऊंगा। यहां से जो क्वेश्चन आया था, सिर्फ ये क्वेश्चन आया था भाई साहब कि संदर्भ की इंग्लिश क्या होती है। तो इंग्लिश क्या होती है, यहाँ से 101% क्वेश्चन आया था यहाँ से। तो संदर्भ की इंग्लिश क्या होती है? कॉन्टेस्ट। ठीक है, याद रख लेना। तो संदर्भ है क्या है वो एक बार मैं आपको बता देता हूं कि जो संदर्भ है वो क्या होता है। इस सूत्र के अनुसार वर्गीकरण प्रक्रिया में पदों का प्रयोग, किसका? जो पद होते हैं ना, उन पदों का प्रयोग एक रूपता पाने के प्रश्न के संदर्भ में, एक रूपता पाने के प्रश्न के संदर्भ में किया जाना चाहिए। ठीक है, याद रख लेना, पदों और एक रूपता के संदर्भ में किया जाना चाहिए। वर्गीकरण पद्धतियों में कई पद होते हैं जिसका प्रयोग वर्गीकरण में, ठीक है, कई पद होते हैं, इनका जो हम प्रयोग करते हैं ना वो अलग अलग वर्गों में अलग अलग रूपों में होता है। अलग अलग वर्गों में अलग अलग रूपों में होता है। ठीक है, इन पदों का प्रयोग। ठीक है, ये 4। उसके बाद क्या होता है भाई साहब, इसमें ऐसी अवस्था में दिए गए पद का प्रयोग उससे संबंधित प्रसंग के अनुसार होना चाहिए। इस प्रसंग के अनुसार होना चाहिए। किसके अनुसार भाई साहब? प्रसंग के अनुसार होना चाहिए। तो संदर्भ का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा है, जब भी हम वर्गीकरण प्रक्रिया में हम पदों का प्रयोग करते हैं तो पहली बात तो वो एक रूपता पाने के लिए करते हैं। ठीक है भाई साहब। दूसरी चीज, इसमें कई प्रकार के पद होते हैं जिनका प्रयोग हम अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग रूपों में करते हैं। बस इतना याद रखना है आपको संदर्भ में। ठीक है, चलो अगला जो सूत्र है आपका दूसरा इसमें, वो है परिगणना। किसका है भाई साहब? परिगणना। परिगणना का उपसूत्र, परिगणना बोले तो एनुमेरेशन, है ना, एनुमेरेशन। इंग्लिश आ जाती है कभी कभी, एनुमेरेशन। देखो इस उपसूत्र के अनुसार वर्गीकरण पद्धतियों में प्रत्येक पदों की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? प्रत्येक पदों की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो वर्गों के परिकरण द्वारा श्रेणियों और श्रृंखलाओं में निश्चित की जानी चाहिए। किसमें भाई साहब? श्रेणियों और श्रृंखला में निश्चित की जानी चाहिए, है ना। तो ये होती है परिगणना। परिगणना का मतलब ही क्या होता है वैसा? परिगणन और श्रेणियों में श्रृंखलाओं में निश्चित की जानी चाहिए। जो भी पदों की व्यवस्था होती है ना आपकी, उसको श्रेणी और श्रृंखला में परिवर्तित करना चाहिए। अगला है इसमें भाई साहब तीसरा, वो है प्रचलन का उपसूत्र। किसका? प्रचलन का उपसूत्र। इसकी यदि इंग्लिश बताऊं मैं आपको तो वो होती है करेंसी। प्रचलन का मतलब क्या होता है भाई साहब? देखो प्रचलन, ये चीज क्या है? प्रचलन में है, मतलब ये वर्तमान में है, करेंसी में है, करंट में है। ठीक है, याद रखना। प्रचलन का मतलब यह करेंसी है, कहीं आप ऐसे मत करो ना करंट, नहीं, करेंसी प्रचलन में है। मतलब इस सूत्र के अनुसार वर्गीकरण पद्धतियों में विषयों के लिए, किसके लिए भाई साहब? जो भी आपके विषय होते हैं ना, इन विषयों के लिए
इन विषयों के लिए वही शब्द प्रयोग में लाए जाने चाहिए जो नवीन प्रचलित हो। वही शब्द प्रचलित लाने चाहिए जो भी कैसे होने चाहिए वही साहब, जो कि नवीन हो और प्रचलित में होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। प्रचलन का मतलब करेंसी में उन विषयों का प्रयोग किया जाता है जो कि नवीन, ठीक है, विषयों में उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कि नवीन है, और सीधी सीधी बात है। और चौथा जो इसका उपसूत्र है भाई साहब, संयंत्रता का उपसूत्र। कौन सा है भाई साहब? संयंत्रता का उपसूत्र है। इसकी जो स्पेलिंग होती है वो होती है रेटेंसी। रेटेंसी क्या होती है? रेटेंसी होती है। संयंत्रता का मतलब क्या होता है? देखो, इसमें वर्गीकरण पद्धति में निर्दिष्ट करने वाले जो पारिभाषिक पद होते हैं, कौन से पद होते हैं भाई साहब? पारिभाषिक। पारिभाषिक जो भी आपके पद होते हैं ना, पद, इन पारिभाषिक पद आलोचनात्मक नहीं होने चाहिए। कैसे नहीं होने चाहिए भाई साहब? ये पारिभाषिक जो शब्द पद होते हैं ये आलोचनात्मक नहीं होने चाहिए। कैसे? आलोचनात्मक नहीं होने चाहिए। तो ये चार प्रकार शाब्दिक स्तर के जो उपसूत्र हैं आपके चार हैं। कौन कौन से उपसूत्र हैं वो आपको याद रखने, यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शाब्दिक स्तर के उपसूत्र कौन कौन से हैं या नहीं है, सिर्फ ये पूछा जाता है। और इम्पोर्टेंट में जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कभी कभी कि संदर्भ का उपसूत्र क्या है, परिगणना का उपसूत्र क्या है, प्रचलन का उपसूत्र क्या है, और संयंत्रता का उपसूत्र क्या है। तो ये शाब्दिक स्तर के उपसूत्र हो गए भाई साहब। अब देखो अंकन के स्तर के कार्यों के उपसूत्र, यदि मैं अंकन की बात कर लेता हूं तो अंकन के स्तर के उपसूत्र होते हैं। ठीक है, तो अंकन के बारे में आपने खूब पढ़ा होगा। एक मिश्रित अंकन का प्रयोग किया जाता है, एक शुद्ध अंकन का प्रयोग किया जाता है। तो अंकन के भी उपसूत्र हैं। कौन कौन से? देखो, इनसे भी हम वर्गीकरण करते हैं, पुस्तकालय का वर्गीकरण करते हैं। अंकन के यदि मैं बात करूं तो हमने देखो इसके अंतर्गत क्या होता है, 21 उपसूत्र हैं। पहली चीज यदि मैं बात करूं तो इस अंकन के अंतर्गत कितने उपसूत्र हैं? 21 उपसूत्र हैं, ये याद रख लेना। ठीक है ना। जैसे शाब्दिक स्तर के अंदर कितने उपसूत्र हुए? आपने 4 उपसूत्र हुए। विशेषता के आधार पर कितने उपसूत्र हमने पढ़े? 7 उपसूत्र, याद रख लेना। और अब जो हम पढ़ रहे हैं अंकन के आधार पर, ये कितने उपसूत्र हैं आपके? 21 उपसूत्र हैं। ठीक है, चलो। इनका जो विभाजन है वो 3 प्रकार से किया जाता है भाई साहब। अंकन का जो विभाजन है वो 3 प्रकार से किया जाता है। एक हमने पहले पढ़ा है ना, इनका पहले पढ़ लिया है हमने। कौन कौन से पढ़ लिए बताओ? एक मौलिक का उपसूत्र है ना, मौलिक बोले तो एक बेसिक होता है, मौलिक का उपसूत्र है। उसके बाद पुनः स्मरण का उपसूत्र है। ठीक है, उसके बाद वृद्धि का उपसूत्र है। क्या है? वृद्धि। तो ये 3 प्रकार के उपसूत्रों का प्रयोग किया जाता है अंकन में। ठीक है, इस प्रकार क्या हुआ भाई साहब? डॉक्टर रंगनाथन द्वारा, जो अपने रंगनाथन थे, डॉक्टर रंगनाथन ने क्या किया, इनके द्वारा क्या हुआ, रिचर्डसन ब्लिस द्वारा वर्गीकरण के उपसूत्रों की रचना की विश्लेषणात्मक अध्ययन के आधार पर। विश्लेषणात्मक कौन से आधार पर? विश्लेषणात्मक अध्ययन के आधार पर। इस विश्लेषणात्मक अध्ययन के आधार पर रंगनाथन द्वारा अपनी इनकी पुस्तक थी प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में वर्गीकरण के उपसूत्रों की व्याख्या की। ठीक है, उन्होंने वर्गीकरण के लिए कितने उपसूत्र बताए भाई साहब रंगनाथन ने? 43, जिनका हम वर्णन कर चुके हैं। ठीक है ना। उन्होंने 3 प्लान ऑफ वर्क समूह में विभक्त किया। इनको कितने भागों में विभक्त किया था भाई साहब? 3 प्लान्स समूह में विभक्त किया था। ठीक है, कौन कौन से थे 3 प्लान्स ऑफ वर्क समूह? बताओ। जो 43 उपसूत्र थे, इनके 3 प्लान ऑफ जो सूत्र थे कौन कौन से थे? बताओ। एक तो थे आपके आइडिया प्लान, वैचारिक, एक वर्बल थे, ठीक है, एक नेशनल थे। तो ये 3 प्रकार के थे। ठीक है ना। चलो, जिसमें 15 भावनाओं पर 4 भाषाएं और पारिभाषिक शब्दावलियों पर 21 उपसूत्र अंकनों से संबंधित है। कितने?
15 भावनाओं पर है, 15 उपसूत्र किस पर है? भावनाओं पर। भावनाओं की बात करें तो विशेषताओं पर, ठीक है। और 4 भाषाएं, 4 उपसूत्र किस पर है? भाषाओं के आधार पर है ना? बिल्कुल ठीक है साहब। और जो 21 उपसूत्र हैं वो अंकन से संबंधित हैं। 21 हमारे जो उपसूत्र हैं भाई साहब वो किस पर हैं? अंकन से संबंधित है, ठीक है। यही पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो ये उपसूत्र वर्गीकरण के लिए एक सैद्धांतिक आधार प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से हमने भाई साहब रंगनाथन के द्वारा जो 43 उपसूत्रों की व्याख्या की गई है उनके बारे में हमने वर्णन कर चुके हैं। अब जो शुरुआत करेंगे हम वो अवधारणाएं हैं। अब देखो भाई साहब जो टॉपिक है आपका अगला वो है अभिधारणाएं, है ना। अवधारणाओं का मतलब क्या होता है? देखो, अवधारणा जो शब्द है वो वर्गीकरण के क्षेत्र में सर्वप्रथम जो इसका प्रयोग किया गया था वो रंगनाथन के द्वारा किया गया था, है ना। याद रख लेना, इसका जो प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है भाई साहब? रंगनाथन के द्वारा किया गया है। ये आपको याद रखना है ना। कभी कभी पूछ लिया जाता है और हम इस चीज को भूल जाते हैं, ठीक है। इन्होंने इनकी पुस्तक थी साहब रंगनाथन की, कौन सी? प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, है ना। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन यही पुस्तक थी इसकी। इसके तीसरे संस्करण में क्या है भाई साहब? इसके हमने तृतीय संस्करण में क्या है? अवधारणाओं का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? तृतीय संस्करण में अवधारणाओं का वर्गीकरण किया है। अच्छा, अवधारणा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी तत्व की कल्पना करना। इसका यदि मैं बात करूं कि इसका अर्थ क्या होता है वास्तव में, अवधारणा का मतलब होता है हम एक अवधारणाएं होती है, कल्पनाएं होती है ना। हम कल्पनाएं करते हैं, मतलब किसी तत्व की कल्पना करना। इसका अर्थ क्या होता है भाई साहब? कोई भी किसी भी तत्व की क्या करना? एक कल्पना करना, वही अवधारणा है, ठीक है। चलो, तर्क करना, यही सत्य है या नहीं, ये सत्य है या नहीं। अवधारणा का मतलब क्या होता है? वास्तव में हम तर्क सोच विचार करते हैं कि वास्तव में ये सच है या फिर झूठ है, क्या है, अटरम शटरम कछु ऐसे, ठीक है ना। वर्गीकरण पद्धतियों में इसका प्रयोग विशेष अभिप्राय से किया जाता है, ठीक है। यहाँ इसका अभिप्राय जो होता है किसका? अवधारणा का, वो नवीन दृष्टिकोण या विचारों से है। अब इसका अभिप्राय यदि मैं बात करूं तो विचारों से है। किससे है इसका अभिप्राय किससे है? विचारों से है। और रंगनाथन द्वारा इनकी जो पुस्तक थी वो तो पता ही है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इन्होंने वर्गीकरण के लिए अवधारणाओं का वर्णन किया है। चलो, तो कुछ अवधारणा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आप याद रखना। यहाँ से कभी कभी पूछ ली जाती है, इंपॉर्टेंट तो इतना नहीं है इनके बारे में, लेकिन कभी कभी पूछ ली जाती है। मैं जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो अवधारणा की यदि मैं बात करूं तो इसका जो प्रयोग किया किसने किया? रंगनाथन ने किया। किस पुस्तक में किया? प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में। कौन से संस्करण में? तृतीय संस्करण में, ठीक है। अर्थ क्या है? किसी भी तत्व की कल्पना करना, है ना। कोई विचार है उसकी, उनकी कल्पना करना। विचार भाई, जब हम किसी चीज पर विचार करेंगे तभी तो हम, वही कल्पना ही तो होती है भाई, वास्तव में थोड़ा कर रहे हैं उस चीज को। तो एक अवधारणा बढ़ जाती है किसी का, है ना। कोई भी चीज हो अवधारणा बना लेते हैं हम, बेसिक नहीं बनानी चाहिए अवधारणा, है ना। किसी भी चीज पर कोई कल्पना नहीं करनी चाहिए कभी भी, याद रखना। हम वैसे सोच लेते हैं यार ये चीज हो जाएगी तो हम वहां पहुंच जाएंगे, ये चीज हो जाएगी तो हम वहां पहुंच जाएंगे, नहीं। जिंदगी में कभी भी आप कल्पना मत करना किसी भी वस्तु के बारे में। कल्पना करनी है तो सिर्फ हमेशा उसको करके दिखाओ। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करनी चाहिए, कल्पना मत करो, सोचो मत। सिर्फ इतना कर लो कि भाई साहब आज हमको इतना पढ़ना है ना, इतना पढ़ना है
बस 3 घंटे पढ़ना है तो तीन तीन ही घंटे पढ़ना है। अब ये सोचने मत लग जाना कि भाई साहब मैं यहाँ 10 घंटे पढ़ूंगा, फिर मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, फिर मैं 14 घंटे पढ़ूंगा, फिर वही साहब मैं 1 महीने पढ़ूंगा। नहीं, सिर्फ यदि आप किसी चीज का प्लान बनाना है, किसी भी काम में सफल होना है, तो उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। इतना सोचो कि जिसको आप उसको कर सको। ठीक है ना? तो मेरी यही राय है कि ज्यादा आप कल्पना कभी मत करना। ठीक है ना? तो आगे हम कुछ अवधारणा है, ये तो क्या है, वर्गीकरण की अवधारणा है। पुस्तकालय वर्गीकरण की अवधारणा बताई गई कि ये ऐसे अवधारणा की गई थी। ठीक है? चलो, किसी ने सोचा होगा तो ऐसे सोचा है वो चीज, लेकिन करी नहीं है, वो चीज हुई नहीं है, सिर्फ अवधारणा। देखो, जैसे किसी ने सोचा 5 मूलभूत श्रेणियों में की अवधारणा। पहले यदि मैं अवधारणा की बात करूं तो 5 मूलभूत अवधारणाओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। बताओ, 5 मूलभूत जो श्रेणियां थी पढ़ चुके हैं ना? कौन कौन सी बताओ? PMEST, यही तो अवधारणा थी 5। कौन से संस्करण में थी ये CC के? बताओ। 4th संस्करण। कौन से में? 4th संस्करण में तो थी। तो ये चीजें हमेशा याद रख लेना, भूल मत जाना कभी भी। चलो, यही इसमें बताया गया है। दूसरी इसमें अवधारणा की बात करूं तो मूल पक्ष की अवधारणा। किसकी? मूल पक्ष की अवधारणा। मूल पक्ष की अवधारणा रंगनाथन के द्वारा दी गई थी। ठीक है ना? जैसे किसी प्रलेख के 5 मूल पक्ष होते हैं। कोई भी प्रलेख है, मान के चलो कोई भी, यदि मैं प्रलेख की बात कर लेता हूं तो इसके कितने मूल पक्ष हैं? 5। हमेशा 5 मूल पक्ष होंगे। इसके साथ ही इस अवधारणा का भी विकास किया कि प्रत्येक विषय में एक मूल पक्ष होता है। कोई भी विषय है, प्रत्येक विषय में, है ना, प्रत्येक विषय की यदि मैं बात करता हूँ, प्रत्येक विषय में क्या होता है भाई साहब? एक मूल पक्ष होता है। मूल पक्ष से ही पता चल रहा है कि ये प्रत्येक प्रलेख में एक मूल पक्ष होता है, प्रत्येक विषय में एक मूल पक्ष होता है। ठीक है, याद रखना, कोई मूल पक्ष तो होगा ही ना। ठीक है, अगला है एकल पक्ष की अवधारणा, है ना? अब साहब एकल पक्ष की अवधारणा की गई। एकल पक्ष की यदि मैं बात करूं तो प्रत्येक एकल पक्ष को एक तथा केवल एक ही अभिव्यक्ति माना जा सकता है ना? प्रत्येक एकल पक्ष को केवल एक ही अभिव्यक्ति माना गया है, ये इसमें कहा गया है। अगला ऊर्जा के लिए आवर्तन। किसके लिए? ऊर्जा के लिए आवर्तन, है ना? छोटी अवधारणा है, फटाफट पढ़ लो। ऊर्जा की बात करूं तो इसमें ऊर्जा की भी तो मूलभूत श्रेणियां थी। एक या एक से अधिक बार इसको प्रकट हो सकता है। ऊर्जा तो कहीं भी प्रकट हो सकती है भाई। उसके बाद व्यक्तित्व और पदार्थ के लिए, है ना? उसके बाद व्यक्तित्व और इस व्यक्तित्व और पदार्थ के लिए, ये व्यक्तित्व हो गया, ये पदार्थ हो गया, दोनों के लिए। ठीक है, तो इसके अनुसार किसी विषय में मूलभूत श्रेणियों में व्यक्तिगत और पदार्थ पक्ष भी आवर्धन 1 और आवर्धन 2 के रूप में प्रकट हो सकते हैं। याद रख लेना, जो भी आपकी ये PM है, तो ये किसके रूप में प्रकट हो सकते हैं? आवर्धन फर्स्ट और आवर्धन सेकंड, है ना? इस चीज को याद रख लेना, आवर्धन फर्स्ट, आवर्धन सेकंड, इसके रूप में ये प्रकट हो सकते हैं। याद रख लेना। उसके बाद स्तर की अवधारणा है भाई साहब, है ना? किसकी? एक स्तर की अवधारणा है। स्तर की अवधारणा कैसे है? देखो, किसी विषय में व्यक्तित्व और पदार्थ की श्रेणियों में कोई भी पक्ष एक ही आवर्धन में, है ना? याद रख लेना कि किसी भी विषय में व्यक्ति और पदार्थ श्रेणियों में कोई भी पक्ष कोई भी पक्ष हो सकता है। याद रख लेना, कोई भी पक्ष एक, यदि मैं मान लेता हूं एक ही आवर्धन में एक से अधिक बार प्रकट हो सकता है ना? याद रख लेना, एक से अधिक बार प्रकट हो सकता है। उसके बाद इसी प्रकार अंतिम आवर्धन में स्थान और काल मूल श्रेणियों में कई बार प्रकट हो सकता है। अंतिम आवर्धन में कोई भी स्थान है, आपका स्थान बोलूं तो मैं स्पेस, काल की बात करूं तो टी, ये क्या होता है? एक से अधिक बार प्रकट हो सकता है इस तरह की अवधारणा में। उसके बाद पक्षक्रम की अवधारणा है भाई साहब। किसकी अवधारणा है? एक है पक्षक्रम की अवधारणा। ये क्या है? कोई भी विषय है, उस विषय में मूल पक्ष और एकलों की पहचान के बाद उसे सहायक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है।
मान के चलो कोई भी विषय है ना, यदि कोई विषय है तो इस विषय के मूल पक्ष और एकल की पहचान के बाद, यदि हमने किसी की मूल पक्ष और एकल की पहचान कर ली, पहचान के बाद इनको किस में व्यवस्थित करते हैं हम, एक सहायक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है ना, याद रख लें। उसके बाद भाई साहब जो पक्ष क्रम की अवधारणाएं हैं वो 5 प्रकार की बताई गई। ये जो पक्ष क्रम की अवधारणा है भाई साहब, ये कितने प्रकार की बात बताई गई है, 5 प्रकार की ये बताई गई है। अब 5 प्रकार की कौन कौन सी है वो एक बार देख लो, ठीक है ना। अब देखो जो पक्षक्रम की जो अवधारणा है, किसकी, पक्षक्रम की जो अवधारणा है वो कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। अब 5 प्रकार की कौन कौन सी होती है, जैसे प्रथम पक्ष की अवधारणा, लिख लो बोले, प्रथम पक्ष की अवधारणा, एक बार लिख लो, प्रथम पक्ष की अवधारणा, मूर्तता की अवधारणा, किसकी, मूर्तता की अवधारणा। उसके बाद आवर्धन के अंतर्गत, आवर्धन के अंतर्गत, आवर्धन के अंतर्गत पक्षक्रम की अवधारणा, पक्षक्रम की अवधारणा। उसके बाद अंतिम आवर्धन के अंतर्गत, अंतिम आवर्धन के अंतर्गत पक्षक्रम की अवधारणा, ठीक है ना। उसके बाद स्तर समूह की अवधारणा, स्तर समूह की अवधारणा। तो हमेशा याद रख लेना, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि भाई साहब ये बताओ जो पक्षक्रम की अवधारणा है वो कितने प्रकार की है, या ये पूछ लिया जाता है कि, ये पूछ लिया जाता है देखो पक्षक्रम की अवधारणा में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दे देगा, पहला प्रथम पक्ष है ना, दूसरा मूर्तता, तीसरा यदि मैं बात करूं तो आवर्धन के अंतर्गत, आवर्धन के अंतर्गत, और चौथे की यदि मैं बात करूं कोई भी मूल पक्ष, चौथा जो ऑप्शन है आपका वो कौन सा है भाई साहब, मूल पक्ष की अवधारणा। अब बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि पक्षक्रम की अवधारणा में शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं है, प्रथम है, मूर्तता है, आवर्धन है, मूल पक्ष नहीं है, कौन सा नहीं है, तो मूल पक्ष नहीं है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। सरल क्वेश्चन होता है, तो ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं होता है। टिपिकल क्वेश्चन तो भाई साहब यही होता है कि सिर्फ एक चीज के बारे में पूछना, कैसे, जैसे प्रथम पक्ष क्या होता है इसके बारे में पूछ लेता है कभी कभी, मूर्तता क्या होती है, सिर्फ एक ही सिंगल के बारे में जब पूछता है ना, वो सबसे टिपिकल क्वेश्चन मुझे सिर्फ वही लगता है, ठीक है ना। चलो अब देखो भाई साहब प्रथम पक्ष की अवधारणा क्या होती है ये देख लेते हैं एक बार। तो किसी विषय में मूल पक्ष प्रथम पक्ष के रूप में होना चाहिए। यदि कोई विषय है, ठीक है, यदि कोई विषय है तो विषय किस रूप में होना चाहिए, मूल पक्ष के रूप में होना चाहिए। किसके रूप में, एक मूल पक्ष के रूप में होना चाहिए। कोई भी विषय है तो मूल पक्ष के रूप में होना चाहिए, है ना, प्रथम पक्ष के रूप में होना चाहिए। कोई भी विषय है, ये मतलब किसी विषय में जो भी मूल पक्ष है वो प्रथम पक्ष के रूप में होना चाहिए, यह ध्यान रखना। कोई भी विषय है उसमें कोई भी मूल पक्ष है वो किसके रूप में होना चाहिए, वो प्रथम पक्ष के रूप में होना चाहिए, ठीक है। कोई विषय तब तक पूर्ण नहीं माना जा सकता जब तक उसमें मूल पक्ष ना हो। भाई कोई भी विषय है उसको हम तब तक पूर्ण नहीं मान सकते जब तक कि उसमें मूल पक्ष नहीं है ना, मूल पक्ष होगा तभी तो उसको पूर्ण मानेंगे, ठीक है। तो ये होता है प्रथम पक्ष की अवधारणा। तो याद रख लेना, किसी विषय में जब तक मूल पक्ष है तो वो प्रथम पक्ष की अवधारणा है के रूप में होना चाहिए। उसके बाद दूसरी हमने पढ़ी मूर्तता की अवधारणा, कि भाई साहब मूर्तता की अवधारणा क्या है। इस अवधारणा में सभी पक्षों को मूर्तता क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। याद रख लेना, इस अवधारणा में क्या होता है, सभी पक्षों को, किसको, सभी पक्षों को
मूर्तता के क्रम में, किसके क्रम में? मूर्तता के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। क्लियर? चलो, मूर्तता के क्रम में कैसे व्यवस्थित किया जाता है भाई साहब? मूर्तता की यदि मैं बात करूं, किस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? देखो, इस क्रम में PMEST, इस क्रम में इनको व्यवस्थित किया जाता है। अगला देखो, आवर्धन के अंतर्गत पक्ष क्रम की अवधारणा क्या है ना? आवर्धन के अंतर्गत पक्ष क्रम की अवधारणा क्या है? यह है आवर्धन। यदि किसी विषय में इन पक्षों के किसी आवर्धन में प्रत्येक मूलभूत श्रेणी, कोई भी मूलभूत श्रेणी है प्रत्येक है, तो केवल एक ही बार होती है। व्यक्तिगत पदार्थ क्रिया, केवल जो क्रिया होती है ना, वो केवल एक ही बार होती है। कोई भी आपका मूल पक्ष है, ठीक है, कोई भी आपका मूल पक्ष है ना, कोई भी आपका मूल पक्ष है, इसमें जो भी क्रिया होगी, कोई भी मूल पक्ष हो सकता है, तो उस मूल पक्ष की क्रिया सिर्फ केवल एक ही बार होगी, याद रख लेना। यह आवर्धन के अंतर्गत है। उसके बाद अंतिम आवर्धन की बात करूं, तो यदि किसी विषय में पक्षों के अंतिम आवर्धन है ना, कोई विषय है, उस पक्षों के अंतिम आवर्धन की बात करूं, जिसमें क्रिया श्रेणी के अंतर्गत क्रिया की बात हो रही है, तो क्रिया श्रेणी के अतिरिक्त सभी मूलभूत श्रेणी केवल एक ही बार होती है, याद रखिए, है ना। अंतिम की बात करेगा, जब मैं अंतिम की बात करता हूं, अंतिम आवर्धन की, तो यह अंतिम पक्ष की बात करेगा, है ना, याद रख लेना। चलो, लास्ट है स्तर समूह की अवधारणा। ठीक है, स्तर समूह की अवधारणा की यदि मैं बात करूं, तो एक ही मूलभूत श्रेणियों के विभिन्न स्तरों को, एक ही मूलभूत श्रेणियां होती हैं, याद रख लेना भाई। एक ही तो मूलभूत श्रेणियां होती है, ये अलग थोड़ी होती है। एक ही तो मूलभूत श्रेणियां होती हैं, है ना। तो ये जो एक ही मूलभूत श्रेणियां होती हैं भाई साहब, इन श्रेणियों में विभिन्न स्तरों को, इनके विभिन्न स्तरों को पक्षों के एक ही आवर्धन में के अंतर्गत रखना चाहिए। जो भी पक्ष होते हैं, इन पक्षों को एक ही आवर्धन के अंतर्गत रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने ये जो मूल पक्ष की जो अवधारणाएं थी उनके बारे में जाना। ये अवधारणाएं कौन कौन से प्रकार की होती हैं, जैसे 5 मूलभूत श्रेणी पढ़ी, मूल पक्षों के बारे में जाना, ठीक है, एकल पक्ष की अवधारणा के बारे में जाना, ऊर्जा के लिए जाना, व्यक्ति और पदार्थ के लिए जाना, है ना। व्यक्ति और पदार्थ में हमेशा आवर्धन फर्स्ट और आवर्धन सेकंड होगा, याद रख लेना। स्तर की अवधारणा पढ़ी, फिर पक्ष क्रम की अवधारणा पढ़ी। अब पक्ष क्रम की अवधारणा में हमने ये 5 प्रकार की पढ़ी, है ना। कौन कौन सी? प्रथम पक्ष की अवधारणा, मूर्तता की अवधारणा, ठीक है, आवर्धन के अंतर्गत पक्ष क्रम की अवधारणा, और अंतिम आवर्धन के अंतर्गत पक्ष क्रम की अवधारणा, और एक स्तर समूह की अवधारणा। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की अवधारणाओं के बारे में हमने, पक्ष क्रम की कितनी अवधारणाएं होती है? 5 प्रकार की ये अवधारणाएं होती है। ठीक है भैया। अब देखो भाई साहब, अगला टॉपिक आपका पक्ष क्रम के सिद्धांत, कि पक्ष क्रम के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, है ना। मेन रूप, यदि मैं पहले बात करूं पक्ष की, कि भाई साहब पक्ष क्या होता है ना। हम अभी तक पढ़ रहे थे कुछ चीजों के बारे में कि वास्तव में पक्ष होता क्या है। देखो, यदि मैं पक्ष की बात करूं रंगनाथन के अनुसार, किसके अनुसार? इस रंगनाथन के अनुसार पक्ष की यदि मैं बात करता हूं कि वास्तव में जो पक्ष होता है वो क्या होता है, तो रंगनाथन ने बताया कि किसी विषय को विभाजित किया जाना, कोई विषय है उसको विभाजित किया जाना संभव है, मतलब हम किसी भी विषय को विभाजित कर सकते हैं आसानी से, उसको संभव है, और इसी विभाजन को हम पक्ष कहते हैं। मतलब कोई भी विषय है, मान के चलो ये विषय है, यदि इसको हमने, इस विषय को यदि इस विषय को हम विभाजित कर सकते हैं, है ना, यदि विभाजित कर सकते हैं, इसका विभाजन यदि हम कर सकते हैं, तो इसको ही हम पक्ष बोलते हैं। क्या बोला जाता है? पक्ष बोला जाता है। मान के चलो एक कोई सब्जेक्ट है, कोई विषय है, मान के चलो मैंने एक बायोलॉजी है, यदि मैं बायोलॉजी को किसी और अलग अलग सब्जेक्टों में विभाजित कर दूं, किस प्रकार से कर सकता हूं उनको, है ना, उनका विभाजन किस प्रकार से कर सकता हूं अलग अलग सब्जेक्टों में,
ठीक है, तो वही क्या होता है, एक पक्ष क्रम का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, चलो पक्ष का उद्देश्य क्या होता है। देखो यदि मैं यहाँ बोलूं कि पक्ष का उद्देश्य क्या होता है, पक्ष का उद्देश्य किसी मुख्य वर्गों को, कोई भी मुख्य वर्ग होते हैं भाई साहब, पक्ष का जो उद्देश्य होता है ना, तो मुख्य वर्ग की यदि मैं बात करूं तो मुख्य वर्गों को संभावित दृष्टिकोण में विभाजित करना। मतलब कोई भी आपका पक्ष है, उस पक्ष को मुख्य वर्गों में विभाजित करना। भाई जब तक हम इनको वर्गों में विभाजित नहीं करेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा बताओ। जब इनको हम वर्गों में विभाजित कर रहे हैं, है ना, वर्गों में विभाजित कर रहे हैं ना, जैसे ए का मतलब क्या होता है भाई साहब, बी का मतलब क्या होता है, जैसे बी का मतलब मैथमेटिक्स होता है ना, यही तो होता है। ए का मतलब लाइब्रेरी साइंस होता है, वैसे टू का मतलब लाइब्रेरी साइंस होता है। तो इस प्रकार से हम विभाजित करते हैं ज्ञान जगत को, है ना, या विषय को विभाजित करते हैं। ठीक है, वही मुख्य वर्ग, वही है मुख्य वर्ग में विभाजित करना, है ना। मतलब किसी भी कोई भी चिन्ह देना, संकेत देना, संख्या लिखना अल्फाबेटिकल के रूप में, ये सारा क्या है, आपका मुख्य वर्ग ही तो है। ठीक है, चलो डॉक्टर रंगनाथन द्वारा वर्गीकरण के लिए प्रिंसिपल ऑफ फीसेट सीक्वेंस मतलब पक्ष क्रम के सिद्धांत का वर्णन किया है। याद रख लेना, जो रंगनाथन थे इन्होंने एक पक्ष क्रम के सिद्धांत का वर्णन किया है, जो पुस्तकालय वर्गीकरण के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रख लेना, जो कि क्या है, एक पुस्तकालय वर्गीकरण के लिए काफी महत्वपूर्ण है। विभिन्न वर्गीकरण पद्धतियों में पक्ष विश्लेषण, कोई विभिन्न वर्गीकरण पद्धतियों में जो पक्ष विश्लेषण होता है, एनालिसिस होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। परंतु रंगनाथन साहब द्वारा अपने कॉलम क्लासिफिकेशन में इसका पूर्ण प्रयोग किया गया है। किया गया है नहीं किया गया है बताओ। पक्षक्रम पढ़ा है ना हमने, पक्षक्रम का सूत्र किसमें, सीसी में। ठीक है, याद रखना। रंगनाथन साहब द्वारा पक्षक्रम के लिए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। अब देखो यहां से, तो ये 4 प्रकार के सिद्धांत होते हैं रंगनाथन के अनुसार। रंगनाथन के पक्षक्रम के जो सिद्धांत होते हैं वो 4 होते हैं, फटाफट देख लेते हैं। यदि मैं पहला सिद्धांत की बात करूं तो चित्र दीवार सिद्धांत। क्या है, चित्र दीवार सिद्धांत। देखो चित्र दीवार है क्या है, एक चीज बताओ मेरे लिए, जब तक मेरे पास चित्र बनाने के लिए कुछ सामग्री नहीं होगी और चित्र बनाने के लिए कुछ मेरे पास कागज या दीवार या कुछ नहीं होगा, तब तक मैं चित्र बना सकता हूं क्या, नहीं बना सकता। उसी प्रकार यहां ये कहा गया है कि इस सिद्धांत के तहत रंगनाथन साहब द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि किसी भी चित्र की हम परिकल्पना के लिए पहले दीवार की परिकल्पना अनिवार्य है। भाई जब तक दीवार नहीं होगी, एक चीज बताओ, चित्र के लिए हम चित्र को कहां बनाएंगे, जब तक दीवार नहीं होगी तब तक चित्र बना ही नहीं सकते, और दीवार है तो हम आसानी से चित्र बना सकते हैं। तो चित्र से पहले किसकी जरूरत पड़ रही है हमको, एक दीवार की जरूरत पड़ रही है। तो चित्र दीवार इसलिए बोलते हैं, तभी तो हम उस पर चित्र बना सकते हैं। भाई किसी ने कह दिया तुझे चित्र बनाना है ना, दीवार पर चित्र बनाना है, तो जब दीवार बनेगी तभी तो उस पर चित्र बनेगा। ठीक है, याद रख लेना। तो इन्होंने उसी तरह अगर किसी विषय के 2 विचार है, मान के चलो कोई विषय है, क्या है, कोई विषय है, अब इसके हमने 2 विचार हैं कोई, है ना, 2 विचार है। ठीक है, कि मान के चलो मुझे इस विषय को अलग अलग भागों में बांटना है, हेल्प पार्ट पहला, पार्ट सेकंड। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे शब्द उसके अलग से उस किताब में लिखने पड़ेंगे, तभी तो हम उसको नाम देंगे पार्ट फर्स्ट या पार्ट सेकंड, तभी तो नाम दे सकते हैं, या वैसे दे देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार इन्होंने क्या कहा है कि अगर किसी विषय के 2 विचार मान लेते हैं ए और बी, तो बी से संबंधित विचार तब तक क्रियाशील नहीं हो सकता जब तक कि विचार ए, जब तब तक कि विचार क्रियाशील नहीं, इसलिए ए को बी से पहले रखा जाना चाहिए, है ना, ए को बी से पहले रखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले ए विचार को हम बी से पहले ही तो रखेंगे,
ठीक है, हमारे मन में सबसे पहले क्या आया बताओ? ए विचार आया। ठीक है, उसके बाद भी तो हम उसकी परिकल्पना आगे कर सकते हैं। जैसे फिजियोथेरेपी फॉर नर्वस डिजीज, एग्जाम्पल याद रख लेना इस चित्र दीवार का क्या है। एग्जाम्पल जो है ए, जैसे ए की बात कर रहा हूं मैं, जैसे PHY को TH, ठीक है, ERAPY फॉर नर्वस डिजीज, में जो फिजियोथेरेपी के बारे में तब तक नहीं माना जा सकता जब तक डिजीज के विचार को नहीं माना जा सकता है। इस डिजीज के विचार को नहीं माना जा सकता, इसके विचार को हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक हमारे पास डिजीज का विचार नहीं है। ठीक है, यदि डिजीज का विचार अपने पास है तो इसको आसानी से हम मान लेंगे। तो इसको बोलते हैं चित्र दीवार सिद्धांत। ठीक है, आसानी से याद रहेगा। अगला है पूर्ण अवयव का सिद्धांत। कौन सा है भाई साहब? पूर्ण अवयव का सिद्धांत। अब देखो, दूसरा इसका जो सिद्धांत है वो पूर्ण अवयव का सिद्धांत है। पूर्ण अवयव का सिद्धांत कैसे है? जैसे इस सिद्धांत के तहत इन बातों का जिक्र है कि जीव के संपूर्ण शरीर के आधार पर ही उसके अवयवों की कल्पना की जा सकती है ना। पूर्ण अवयव का मतलब क्या होता है? अच्छा, जीव की रचना हम कैसे करेंगे बताओ? कोई जीव है, इसकी रचना हम कैसे कर सकते हैं? बताओ कैसे कर सकते हैं भाई? जब जीव का शरीर होगा तभी तो उसकी हम कल्पना कर सकते हैं। इस जीव का जब शरीर होगा तभी तो इसके अंगों के बारे में हम कल्पना कर सकते हैं, तभी तो हम जीव की कल्पना कर रहे हैं। जब शरीर है तभी तो जीव की कल्पना की जा रही है। ठीक है ना। तो उसी प्रकार इस तरह के सिद्धांत, इन बातों का जिक्र है कि जीव के संपूर्ण शरीर के आधार पर इसके अवयवों की कल्पना की जा सकती है। इसलिए ऐसे विषय जिसमें उसके अवयव संपूर्ण पर आधारित हो, है ना, ऐसे विषय होते हैं। उसी प्रकार के ऐसे विषय होते हैं भाई साहब, इस प्रकार के विषय होते हैं कि उस विषय में अवयव संपूर्ण आधारित होता है। मतलब उसका जो इसमें हमने क्या कौन सी क्या क्या टॉपिक रखना है, इसमें क्या क्या चीज रखनी है, तो सारी चीजों का व्याख्या करके ही तभी तो वो विषय बनता है। ठीक है, चलो। तो अवयव संपूर्ण पर आधारित हो तो क्रम से पहले संपूर्ण भाग फिर उसका अवयव रखा जाना चाहिए, है ना। पहले तो क्रम रखेंगे, क्रम में पहले उसका संपूर्ण भाग रखेंगे और उसका अवयव रखा जाना चाहिए। जैसे डिजीज ऑफ स्टेम, क्या है भाई साहब? डिजीज ऑफ स्टेम, डिजीज ऑफ स्टेम ऑफ राइस प्लांट, ऑफ राइस प्लांट ईसा स्टेम। तो इसमें क्या होता है? इसमें राइस और राइस दोनों एक ही आवर्धन के एकल है ना। ये जो राइस है अपना, ये राइस है, और ये जो इस डिजीज है एक ही आवर्धन के क्या है भाई साहब? एकल है। अतः इसे एग्रीकल्चर के बाद राइस फिर स्टेम में रखा जाना चाहिए, एग्रीकल्चर। ठीक है, उसके बाद आता है भाई साहब गाय बछड़ा सिद्धांत। क्या है? गाय बछड़ा सिद्धांत। अब गाय बछड़ा सिद्धांत क्या है भाई साहब? यदि मैं गाय बछड़ा सिद्धांत की यदि बात करूं भाई साहब, कि ये गाय बछड़ा सिद्धांत क्या होता है बताओ? सीधा सीधा सा मतलब है इसका, यदि किसी विषय के पक्ष को आपस में अलग नहीं किया जा सकता, जैसे किसी विषय के पक्ष को आपस में अलग नहीं रखा जा सकता, कोई विषय है, ठीक है, अब इसके पक्ष को हम अलग नहीं रख सकते, ठीक है, अलग नहीं किया जा सकता, जबकि वह अलग अलग पक्ष है तो उसे एक ही आवर्धन रखना चाहिए। यदि अलग अलग पक्ष है तो उसको हम एक ही आवर्धन में रख देंगे। किसमें? एक ही आवर्धन में रख देंगे। अलग अलग पक्ष है, यदि एक ही पक्ष है तो उसको एक ही पक्ष में रख देंगे, अलग अलग है तो उसको एक ही आवर्धन में रख देंगे।
जैसे किसी दुधारू गाय के साथ बछड़ा स्वतः आ जाता है, जैसे कोई दुधारू गाय, भाई गाय, तो गाय के साथ स्वतः ही वो बछड़ा आ जाता है, तो उसे अलग नहीं किया जा सकता। जैसे फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार ना, फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द बिहार, ठीक है, में बिहार और गवर्नमेंट अलग अलग एकल है, परंतु उसे अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, लास्ट है आपका कार्य एवं क्रियाकर्ता उपकरण सिद्धांत। क्या है? कार्य एवं क्रियाकर्ता उपकरण सिद्धांत। अब देखो भाई साहब, लास्ट कौन सा है? चौथा, कार्य एवं क्रियाकर्ता उपकरण सिद्धांत। ये क्या है? देखो, कार्य क्रिया कर्ता उपकरण सिद्धांत है क्या? इसकी देखो, हमने पहले चित्र दीवार सिद्धांत पढ़ा था, होल पिक्चर प्रिंसिपल, पूर्ण अवयव सिद्धांत पढ़ा था, होल ऑर्गन प्रिंसिपल, गाय बछड़ा सिद्धांत पढ़ा था, काउ काल्फ प्रिंसिपल, और कार्य क्रियाकर्ता उपकरण पढ़ रहे हैं तो एक्ट एंड एक्शन एक्टर, एक्ट एक्शन एक्टर, ठीक है ना, टूल प्रिंसिपल, टूल प्रिंसिपल, ठीक है। चलो, ये क्या है? इसके तहत क्या होता है भाई साहब कि यदि किसी विषय पक्ष के बी पक्ष सी के द्वारा पक्ष डी को साधन के रूप में प्रयोग कर, मान के चलो मैं क्या कर रहा हूं, कोई विषय, क्या है ये? कोई विषय है भाई साहब। अब इस विषय के पक्ष बी, यदि मैं पक्ष की बात कर रहा हूं तो इस विषय के पक्ष बी पक्ष सी के द्वारा, इसके द्वारा, किसके द्वारा? इसके द्वारा पक्ष डी को, पक्ष डी को साधन के रूप में प्रयोग कर, किसके रूप में? इसको मैं एक साधन के रूप में प्रयोग कर रहा हूं, ठीक है। तो इस साधन के रूप में प्रयोग कर पक्ष ए पर क्रिया करता है। अब ये जो डी है ना, डी, ये किस पर क्रिया करेगा भाई साहब? साधन के रूप में इस ए पर क्रिया करेगा, ठीक है। तो याद रख लेना, इसके तहत यदि किसी विषय के पक्ष बी पक्ष सी के द्वारा पक्ष डी को साधन के रूप में यदि हम प्रयोग कर रहे हैं तो ये पक्ष ए पर क्रिया करता है, ये डी, ठीक है, याद रख लेना। तो इस सिद्धांत का प्रयोग हम एक पक्ष के भिन्न भिन्न आवर्तनों में, एक पक्ष के भिन्न भिन्न आवर्तनों में, भिन्न भिन्न आवर्तनों में, भिन्न भिन्न आवर्तनों में अभिव्यक्तियों को क्रमबद्ध करने के लिए किया जाता है, क्रमबद्ध करने के। तो याद रख, सीधा सीधा सा सिस्टम है। कैसे कि कोई भी विषय है, उसमें पक्ष बी है, ठीक है, पक्ष बी पक्ष सी के द्वारा पक्ष डी पर, डी क्या है? एक संसाधन के रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो डी के द्वारा क्या होता है? सीधा ए पर क्या होता है? वो डायरेक्ट क्रिया करता है, ठीक है। मान के चलो, मान के चलो ये कोई आदमी है, मान ये कोई बी आदमी है, ठीक है, ये सी आदमी है और ये डी आदमी, ये बी आदमी इससे कह रहा है सी से, ठीक है। अब इस सी, अब ये बी आदमी किसका प्रयोग कर रहा है? ये सी का प्रयोग किया जा रहा है। बी आदमी सी से कह रहा है कि भाई साहब तू डी के पास जा, ठीक है। जब ये डी के पास गया तो ये सी इसको किसके रूप में ले रहा है? एक साधन के रूप में उपयोग कर रहा है, मतलब कुछ काम करवा रहा है इस पर, इस डी पर काम करवा रहा है। जब डी काम कर रहा है तो डी की गुस्सा कहां निकलेगी? डी की गुस्सा कहां निकली भाई साहब? इस दूसरे आदमी पर निकलेगी, ठीक है ना। तो यहां से क्या हुआ, ये मान के चलो आप, तो ये तीन सब्जेक्ट हैं और इन तीनों सब्जेक्ट की जो गुस्सा है, इनसे एक अलग ही सब्जेक्ट क्या हो गया? एक परिवर्तन हो गया, अलग ही सब्जेक्ट हमको प्राप्त हुआ। वो अलग सब्जेक्ट कौन सा प्राप्त हुआ? वो हुआ ए। इसको हमेशा क्या बोला जाता है भाई साहब? कार्य एवं क्रियाकर्ता उपकरण सिद्धांत। तो इस प्रकार से हमने पक्ष क्रम के सिद्धांत कंप्लीट किए, ठीक है भाई साहब, याद रखना।
अगला जो टॉपिक है आपका भाई साहब कौन सा है? सहायक क्रम का। ओहो, ये तो बहुत निकल रही है यार अपने। तो देखो भाई साहब, सहायक क्रम का सिद्धांत क्या है? सहायक क्रम का सिद्धांत। अब देखो, हमने सहायक क्रम के सिद्धांत कितने पढ़े थे? बताओ। 18। कितने पढ़े हैं सहायक क्रम के सिद्धांत? लगभग 18 पढ़े हैं। अभी अभी हमने पढ़ा था ना इसमें। एक मिनट, थोड़ा लेट हो गए थे, कुछ काम था। देखो, सहायक क्रम के सिद्धांत कितने हैं टोटल? यदि सहायक क्रम की बात करूं तो कितने हैं? 18 है ना। ये कौन से संस्करण में कंप्लीट किए थे सहायक क्रम के सिद्धांत हमने भाई साहब? बताओ। ये तृतीय संस्करण में, रंगनाथन के तृतीय संस्करण में, है ना। कौन सी बुक है भाई साहब? बताओ। प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यही बुक थी, ठीक है ना। तो इसमें इसका वर्णन किया गया था। अब एक एक के बारे में जान लेते हैं कि वास्तव में ये है क्या। देखो, सहायक क्रम का मतलब होता है कोई भी वर्ग संख्या है आपकी, उस वर्ग संख्या प्रदान कर तो उसको व्यवस्थानुगत करना। मतलब पुस्तकालय में पुस्तकों और पाठ्य सामग्रियों का संग्रह किया जाता है। सहायक क्रम किसको बोलते हैं? कोई पुस्तकालय है भाई साहब, ये अपना क्या है? ये एक पुस्तकालय है। अब इसमें क्या होता है भाई साहब, जो भी अपनी पुस्तक होती है, इन पुस्तकों को लिए क्या किया जाता है? पाठ्य सामग्री विकसित की जाती है। भाई इकट्ठी की जाती है या कुछ भी है, तो पाठ्य सामग्री का संग्रह किया जाता है और उसे एक वर्ग संख्या प्रदान कर व्यवस्थापन किया जाता है। अब जब हम इस पुस्तक के लिए पाठ्य सामग्री हमने कंप्लीट कर ली, अब क्या करेंगे? जब पाठ्य सामग्री भाई इकट्ठी हो जाती है ना, क्या लिखना है बुक में, क्या नहीं करना है, तो फिर क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? उसके लिए वर्ग संख्या प्रदान की जाती है, ठीक है। उसके लिए वर्ग संख्या क्या की जाती है? वर्ग संख्या प्रदान की जाती है। फिर इसको क्या क्या किया जाता है भाई साहब? इसको एक व्यवस्थापन किया जाता है, ठीक है। इसका क्या किया जाता है? एक व्यवस्थापन किया जाता है। तो सबसे पहले कोई पुस्तकालय है, उसमें पुस्तक है, उसके लिए पाठ्य सामग्री व्यवस्थित करेंगे, फिर उसको एक वर्ग संख्या प्रदान करेंगे। वर्ग संख्या जैसे ही हमको प्रदान हो जाती है तो उसको एक क्या करते हैं? व्यवस्थापन उसका किया जाता है ना, कि किस प्रकार से वो सामग्री उसमें लगानी, ठीक है ना। चलो, पुस्तकों का व्यवस्थापन सहायक क्रम में होना चाहिए, है ना। पुस्तकों का जो व्यवस्थापन कैसा होना, किस में होना चाहिए? एक सहायक क्रम में होना चाहिए। जब इसका व्यवस्थापन सहायक क्रम में होगा तो जो भाई साहब पाठक होगा वो आसानी से पुस्तक में पहुंच जाएगा। जो पाठक होगा, पुस्तक पढ़ने वाला होगा, वो आसानी से उस पुस्तक तक पहुंच जाएगा, ठीक है। सहायक क्रम से तात्पर्य समान और संबंधित विषयों की पुस्तकों की एक जगह व्यवस्थापन है। सहायक क्रम का तात्पर्य क्या होता है भाई साहब? जो भी सामान होता है, उस सामान से संबंधित विषय होते हैं, उन विषयों के प्रलेख एक जगह व्यवस्थापन, मतलब पाठ्य सामग्री को प्रलेख बोला जाता है। जो भी पाठ्य सामग्री होती है उसको एक जगह उसका व्यवस्थापन कर। एक चीज बता, जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट का, हमको कोई निर्माण करना या किसी विषय का निर्माण करने के क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? डॉक्टर उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में हम क्या करेंगे? वाक्य बनेंगे, शब्द लिखेंगे,